और एक जो अब मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ सर कि क्या सीजेपी में भी दो धड़े दिखाई देंगे। एक वो धड़ा होगा जो सोनम वांगचुक के साथ जाना चाहेगा और एक वो धड़ा होगा जो एक्चुअली केवल एक इस्तीफे की मांग के साथ अड़ा हुआ है। इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसे रोकने के लिए यानी कि सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने जा रही है। नए कानून में क्या प्रावधान होने चाहिए, इस पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दुनिया के जाने माने वकील और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से बात की। हरीश साल्वे ने मोदी सरकार को क्या सलाह दी है, वो आपको सुनाते हैं। एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन के मेरे हिसाब से 3 भाग होंगे। पहला तो भाग ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट सरकार से हट के, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, सरकारों से हट के एक ओवरसाइट बॉडी बनानी चाहिए। ओवरसाइट कमेटी का हो बॉडी बनाओ, जिसका ये जुम्मा होगा, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स करती है वैसे उसका जुम्मा होगा एंट्रेंस टेस्ट्स कराना। और वो बॉडी ओवरसाइट बॉडी होगी। भले अगर इंस्टीट्यूशनल एंट्रेंस टेस्ट हो, जैसे आईआईटीज में हम कराते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे ये एनईटी का एग्ज़ाम हो, या बाकी प्राइवेट उसका। दूसरा उनका ओवरसाइट होगा शुरुआत से पेपर सेटिंग, पेपर्स का कोर्स सेटिंग, वैल्यूएशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और ये बहुत एक मैं संवेदनशील मुद्दे पे आ रहा हूँ, वेन्यूज़ और इन्विजिलेशन, ये भी निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद पेपर वैल्यूएशन, मार्किंग। एक ओवरसाइट बॉडी होगी जो ये सब कंडक्ट करेगी कि इसमें इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो शुद्धता है, उसमें कोई खामी नहीं आनी चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा इसका ढांचा ये होना चाहिए कि इसके स्पेसिफिक ऑफेंसेस होने चाहिए। आज हम जनरल जो क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस है, वो लगाएंगे इन पे, चीटिंग है, ये है वो। इसका जैसे इलेक्टोरल ऑफेंसेस होता है, वैसे इसको स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑफेंसेस, ये जुर्म ही अलग होएगा कि जिसने ने पेपर लीक कराया वो उसमें क्राइम होगा, उसमें क्या एक्शंस होते हैं जरा स्टडी करके, वो स्पेसिफिक क्राइम्स होने चाहिए। और इसका मिनिमम सेंटेंस 5, मैक्सिमम सेंटेंस 10 साल ये होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जैसे सीबीआई के केस जाते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने किसी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इस किस्म का ये है कानून है। ये भी इतना आज मामला इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसके लिए भी ऐसा कानून। और तीसरा चीज़ ये होना चाहिए, ये जितने हमारी टीचिंग शॉप्स हैं, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, इनका पूंजीकरण होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन है इसमें पार्टनर्स, कौन चला रहे हैं, और इनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। हर 3 महीने इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए। ये कितनी फीस ले रहे हैं ये पब्लिक में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और इसके बाद इन लोगों को स्पेशल फाइन और स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए कि अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला पकड़ा गया पेपर लीक में, तो उसको 5 नहीं, उसको 10 साल की सजा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कैसे पूरा सीन बदल जाएगा? जिस फैसले के आने में सालों साल लगते थे, फैसला कैसे तुरंत आएगा? हरीश साल्वे का एक और सुझाव आपको सुनाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये फायदा होगा कि जो भी आज क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो ऐसा नहीं कि 5 साल में हो, वो 6 महीने में ख़त्म हो जाए। तो उसका ये तो एडवांटेज होगा। पर मैं ये भी आज देख रहा हूँ, आज कुछ रिपोर्ट्स आई, जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो आज के कानून है, वो जनरल क्रिमिनल लॉज है बीएनएस में। ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड है, पेपर लीक करना एक क्राइम होना चाहिए, उसमें कोई भी कोलैबोरेशन होना, उसमें कंस्पिरेसी होना, वो भी अलग से क्राइम होना चाहिए। और इस किस्म के जो होता है, जो भले टीचर हो, पेपर सेटर हो, या जो हैंडलर हो, जो प्रिंटर हो, जो भी हो, जितना भी छोटा उसका रोल हो, इसमें 5 से 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अभी तक के जो कानून थे, उससे पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाती थी। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट से जमानत मिल जाती थी। हरीश साल्वे ने बेल को लेकर मोदी सरकार को सुझाव दिया। ईडी जैसे कानून की क्यों वकालत की, सुनिए। देखिए, आज ऑफेंस क्या है? आज जो आप जुर्म उनको किस ऑफेंस के लिए पकड़ा है? जो जनरल लॉ में ऑफेंस है, चीटिंग, इंटरफेयरिंग विद पब्लिक सर्विस,
ये जनरल कानून है, ये जनरल कानून उन पे लगेंगे, इसमें जनरली बेल मिल जाती है, तो उनको भी बेल मिल रही है। ये जो कानून का ढांचा बनेगा इसमें ये भी होना चाहिए कि बेल तब मिलेगी, आप हायर स्टैंडर्ड कर दीजिए कि बेल तब मिलेगी जब, जैसे पीएमएलए में है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं, क्योंकि आप वापस, और दूसरा ये होना चाहिए जिसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ अगर वो बाइज्जत बरी नहीं हो, उम्र भर वो आदमी को किसी एग्ज़ाम और एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से और एक्टिविटी से बर्खास्त हो। अब हम जिस कॉन्क्रीट बात की तरफ इशारा करते हैं ये वो कॉन्क्रीट बात है, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स पर सवाल इसलिए है कि क्या सीजेपी अब 2 धड़ों में या 3 धड़ों में बचेगी? एक वो सोच जो विपक्ष के साथ जाना चाहती है, एक वो सोच जो सोनम वांगचुक के साथ जाना चाहती है, वो सोच जो केवल इस्तीफा चाहती है, और एक वो सोच है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहती है। देखिए, जहाँ तक स्टेक होल्डर्स की बात है, इस मूवमेंट ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है और सबसे बड़ी जो पर्पस थी वो अचीव कर लिया है कि एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पूरी गंभीरता के साथ ये सरकार दे रही है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब आपका सबसे महत्वपूर्ण ध्येय जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की थी और सरकार तमाम राजनीतिक मुद्दों को छोड़ के इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वो पूरा हो जाए, तो उसके बाद आपको इसको रिजॉल्व करना कैसे करना है उस पर सोचना चाहिए, ना कि इसको अटकाने की। तो उस लिहाज से अगर जैसा अजीत जी ने भी कहा कि अगर आप सरकार ने जैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, सोनम वांगचुक ने दिखाई, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है ये गलत दिशा में जाएगा। इसका अभी ये होना चाहिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान, जैसे बात अजीत जी भी बता रहे थे कि भाई मंत्री होना चाहिए ना, उसको आप जवाब तो देना है। आप चर्चा करवाना चाह रहे हैं तो जवाब कौन देगा? वो मंत्री जो उस समय है। तो उस लिहाज से अपोजिशन पार्टीज की अपनी एक पॉलिटिकल उसमें कैलकुलेशन है। ये जो सीजेपी के लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि ये लेवरेज बाकी और किस तरह के डिमांड को मनवाने के लिए अब कर सकते हैं। आज दमदार 10 में एक्चुअली हमने सारी तैयारियां आपको बता दी है, सरकार की तैयारी भी दिखा दी, विपक्ष की तैयारी क्या है उसकी तस्वीर, वो स्टेटमेंट आपको दिखा दिए, और सीजेपी की तैयारी क्या है वो और खुलकर समझ में आ जाएगी जब आज दोपहर के 12:30 बजेंगे और ये मीटिंग शुरू होगी। वहां पर क्या बातें लेकर जाती है और सरकार से क्या बातचीत होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।